नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज एक ऐसे मुद्दे की करेंगे जिसको सुनते ही आपकी रूहें कांप जाएंगी, क्योंकि बंगाल में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि ये बहुत ही जरूरी था भारत के सुरक्षा के दृष्टिकोण से। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अब जो तृणमूल कांग्रेस में जो टूट हो रही है और जिस प्रकार से आज 58 से ज्यादा जो विधायक है उन्होंने जो कह दिया, एक लेटर भी सौंप दिया है खास करके विधानसभा स्पीकर को, ये तो बस उसका एक ट्रेलर है। दरअसल बात बहुत बड़ी है और बहुत गहरी साजिश रची जा रही थी पूरे भारत से बंगाल को, और बंगाल के साथ साथ जो कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनको किस अलग करके और फिर बांग्लादेश को मिलाकर के कुछ और बनाने की योजना बन रही थी। और इस योजना को बनाने में सिर्फ बांग्लादेश की भूमिका नहीं है। बांग्लादेश की भूमिका क्या होगी? बांग्लादेश तो भूखा नंगा देश है, उसकी क्या औकात कि वो कुछ बनाने की स्थिति में हो। दरअसल इसके पीछे बहुत सारी एजेंसियां काम कर रही थी। उसमें सीआईए काम कर रहा है, उसमें आईएसआई की मदद ली जा रही है, और इसमें ये पूरा फंडिंग सीआईए के जरिए की जा रही थी। सीआईए इसको लेकर पूरी रूपरेखा तैयार कर रहे थे। और यही वजह है कि जब मार्को रूबियो जब पहुंचे भारत, तो वो दिल्ली नहीं उतर करके बंगाल उतरे थे। आप समझिए कि ये पूरा मामला कैसे अब धीरे धीरे जुड़ता जा रहा है। इसके डॉट्स आप जोड़ेंगे तो एक एक करके वो सारे डॉट्स जुड़ जाएंगे, और उन सारे डॉट्स का जो एक जहां से इसकी शुरुआत होती है वो आपको पहुंच जाएगा धीरे धीरे, हो ना हो, ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी के आसपास। अभी तो जल्दबाजी होगा कहना कि ममता बनर्जी की क्या भूमिका रही है इसमें, लेकिन जो खबरें आ रही हैं और जिस प्रकार से अब बंगाल में कहा जा रहा है, उससे अब ये लगभग लगभग तय माना जा रहा है कि इसमें भूमिका तृणमूल कांग्रेस के आला कमान यानी कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की थी। और अभिषेक बनर्जी इसलिए इसके निशाने पर और भी ज्यादा हैं, क्योंकि आप देखिए कि अभिषेक बनर्जी का एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, और बयान वो ये था कि वो अपने भाषण में कभी भी ये नहीं कहते थे कि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, अमित शाह से है, नरेंद्र मोदी से है, ये कभी नहीं कहते थे। उनके भाषण में ये कहा जाता था कि वो तो एक सप्लीमेंट्री था कि उनकी लड़ाई में वो जोर देते थे बाद में, लेकिन उनका जो मुख्य मकसद था वो कहते थे कि यूनियन ऑफ इंडिया से उनकी लड़ाई है। यानी आप सोचिए कि लड़ाई, अगर कोई पार्टी चुनाव लड़ रही है तो उसकी लड़ाई यूनियन ऑफ इंडिया से कैसे हो सकता है? यानी कि इसके पीछे कुछ साजिश और बड़ी रची जा रही थी। और अब जो खास करके ढाका में जो 26 तारीख की आधी रात को मीटिंग हुई, अब ये सारे डॉट्स जुड़ते जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे, और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, ये अब धीरे धीरे करके हम लोगों ने इस खबर को दिखाना शुरू किया था, और अब देखिए कि जिसको लेकर हम लोग पहले थोड़े उतने मुखर होकर नहीं बोल पाते थे, क्योंकि जब तक कुछ सत्यता सामने ना आ जाए तब तक बोलना बहुत जल्दबाजी हो जाता है। और अब देखिए कि जो खुद ममता बनर्जी हैं, उनके तरफ से ही अब इस प्रकार के बयान आ गए और उसके बाद ये सारे डॉट्स जुड़ने लगे हैं। क्या आपको लगता है कि कुछ बड़ी गहरी साजिश चल रही थी? बिल्कुल, नमस्ते प्रवीण जी, हमारे दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। जी। निश्चित रूप से ममता बनर्जी और टीएमसी के जितने डॉट्स आप कनेक्ट करेंगे, और कल जो ममता बनर्जी ने जो बयान दिया प्रवीण जी, हम्म। जो कि पूरी तरह से भारत विरोधी बयान था, जो हम्म। हादी नाम का जिहादी जो मारा गया था वहां, उसके बिल्कुल। शूटर को लेकर जब बयान दिया, तभी मैंने आपसे व्यक्तिगत चर्चा में कहा था कि यह बिल्कुल एंटी नेशनल बयान। और बिल्कुल। जो टीएमसी टूट रही है प्रवीण जी, हम्म। जब बात हुई है, ऐसे बहुत सारे
अधिकारी हैं जिससे हमारी बातचीत होती रहती है। जो टीएमसी जो टूट रही है वो केवल इसलिए नहीं टूट रही कि ममता बनर्जी कमजोर हो या अभिषेक बनर्जी का कोई भविष्य नहीं। टीएमसी इसलिए टूट रही है क्योंकि टीएमसी पर राष्ट्र के विरुद्ध साजिश करने का एक गंभीर आरोप, ये आरोप है। और हो सकता है कि उनके विधायक ये बात जानते हैं, उनके नेता ये बात जानते हैं, इसलिए तो उनके मुस्लिम विधायक भी पार्टी तोड़ के भाग रहे हैं ममता बनर्जी को छोड़कर। आप सोचिए, और आज हर जगह यही छप रहा है कि मुस्लिम विधायकों तक ने ममता बनर्जी को का साथ छोड़ा, उन्होंने साथ छोड़ा क्योंकि ममता बनर्जी जिस रास्ते पर निकल गई थी उस रास्ते पर कोई भी भारत का नागरिक चल नहीं सकता। जो भी आरोप है हम डॉट्स बताएंगे और जो भी आरोप है निश्चित रूप से उसकी जांच होगी। पहले मैं डॉट्स बताता हूं। देखिए, सबसे अचानक लोग हैरान हो गए थे काफी पहले जब ममता बनर्जी ने अशोक स्तंभ जो राष्ट्रीय प्रतीक था उसके सिंबल को बंगाल सरकार का, बंगाल प्रशासन का सिंबल मानने से इनकार कर। सोचिए, और ये जो संविधान का किताब लेकर घूमते हैं हमारे विपक्ष के नेता, उनको क्या ये संविधान का अपमान नहीं लगा? उनको नहीं लगा कि ममता बनर्जी और टीएमसी ने संविधान को बिल्कुल किनारे रख दिया? और ये कपिल सिब्बल को नहीं लगा कि अशोक स्तंभ के जगह आप भी संजीव जी कमाल बात करते हैं। कपिल सिब्बल को क्यों लगेगा? कपिल सिब्बल को तो इस देश में अब रहना जो है वो बहुत मुश्किल सा लग रहा है, और आप कह रहे हैं कि उनको ये नहीं लगा कि चिन्ह बदल गया। वो क्यों लगेगा उनको? देखिए, बस उस पर मैं एक ही लाइन बोलूंगा और उसी में बूंद में समुद्र है कि उसका परिवार शायद पाकिस्तान के सेकुलर मुसलमानों से डर के भाग के भारत आया था। शायद उसने बोला था सीए में बहस के दौरान, पाकिस्तान के जो बहुत सेकुलर लोग थे, खास करके सेकुलर उन्मादी जिहादी लोग, शायद उससे अपने परिवार की इज्जत, आबरू, माल जमाल सब बचा के भाग आया था उसका खानदान। क्योंकि पाकिस्तान में तो एक भी बड़ा लॉयर हिंदू नहीं है। यहां सिब्बल अगर वहां रहता तो वो तो नाली की सफाई करता। एक भी हिंदू पत्रकार नहीं, एक भी हिंदू एक्टर नहीं, एक भी हिंदू वैज्ञानिक नहीं, और एक भी हिंदू बड़ा वकील नहीं। किसी का नाम सुना है क्या हमने पाकिस्तान में? तो सिब्बल किस खेत की मूली था? बूंद में समुद्र बोल दिया। और वो आज आके एशेम्ड है तो जाए जहां पे जाना है, कौन रोक रहा है? नागरिकता छोड़े जाए अपना। हो सकता है उसके भी लिंक हो, ये भी जांच का विषय होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे जिहादियों की पैरवी होती रही सुप्रीम कोर्ट में, रात में दरवाजे खुलते रहे सुप्रीम कोर्ट के। हम बहुत सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल सम्मान करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही सम्मान करते हैं, लेकिन जो दरवाजे खुलवाते उनके बारे में बोल रहे, उन वकीलों के बारे में। अब आइए डॉट्स कनेक्ट करते हैं प्रवीण जी। पहला डॉट ये था कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को हटाकर इन्होंने विश्व बांग्ला लोगो को अपनाया, और विश्व बांग्ला में बंगाली अक्षर ब का डिजाइन। अब बांग्लादेश में भी पहला शब्द क्या है? ब। वहां भी है, बांग्लादेश में भी, और बंगाली ब यहाँ भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें बांग्ला से तो कोई दिक्कत नहीं। और देखिए, शुभेंदु जब आए तो सबसे पहले इसको हटाया, सबसे पहले इसको हटाया। और उनका जो सीएम का जो लेटर पैड था उसमें उर्दू में भी लिखा हुआ था। सोचिए, उर्दू में भी लिखा हुआ था। सोचिए, बंगाल में उर्दू की क्या जरूरत? बांग्लादेश में भी उर्दू नहीं होता है। कभी कभी जमात वाले उर्दू में कुछ इश्तिहार डाल देते हैं, अदरवाइज वहां भी उर्दू के विरोध में ही बांग्लादेश में बगावत शुरू हुई। और जब फिरहाद हकीम कहता था कि कुछ ही चंद सालों में 50% यहां उर्दू स्पीकिंग हो जाएंगे, 70% हम बहुसंख्यक मुस्लिम हो जाएंगे। नहीं तो इसके तार आप जो कह रहे हैं, तो इसके तार सिर्फ इसी डॉट से जुड़ेंगे या और भी डॉट्स जो हैं जिनको कि जोड़ा जाएगा, और फिर उन सभी डॉट्स के जो
प्राथमिक बिंदु हैं, वो बिंदु आकर के टीएमसी में, और टीएमसी में भी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर आकर टिक जाएगा। बिल्कुल। देखिए, अब इसमें जानकारी दे दूं अपने दर्शकों को कि जब शुभेंदु अधिकारी बने तो उन्होंने सबसे पहले अशोक स्तंभ को राज्य का प्रतीक माना, और उनके लेटर पैड में इंग्लिश में है और बंगाली में नाम है सीएम का, ना हिंदी में है ना उर्दू में। उर्दू रिप्लेस हो गया। अब आइए डॉट्स कनेक्ट करते हैं। देखिए, 2025 के आसपास, अगस्त 2025 में ढाका के वेस्टिन होटल के कमरे में टेरेंस एवरेल जैक्सन नाम का एक खुफिया ऑपरेटिव, जिसको अमेरिकी विशेष बल या सीआईए का ये खुफिया था, ये शूटर था, ये खतरनाक शूटर था और सीआईए के गिने चुने शूटरों में से एक था। बिल्कुल। ये मृत मिला, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी थ्योरी है सामने, और कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस बात की जानकारी रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी ने राव को दी कि यह जो एरवेल जैक्सन है, यह भारत के किसी शीर्ष नेता पर हमले की तैयारी ढाका में बैठ के कर, और फिर उसकी संदेहास्पद और शायद उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो चीन की यात्रा पर थे, और तब देखिए कि चीन की यात्रा पर थे और वहां पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन जो है वो उनको लेने के लिए होटल में 15 मिनट तक रुके रहे, और 15 मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी गाड़ी में बैठाकर फिर वहां से आगे जहां उन लोगों को जाना था वहां तक गए। क्या आपको लगता है कि ये सूचना जो है ये रूसी राष्ट्रपति को भी थी और इसीलिए वो इस चीज के लिए इंतजार करते रहे कि प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और फिर उनको वहां से उनके साथ जाएंगे, उनको लेकर जाएंगे? हाँ, बिल्कुल। देखिए, चूंकि ये वाली भी सूचना रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी ने ही राव को दी थी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को, R&W को दी थी, जो भारत का गुप्तचर एजेंसी है। और इसके बाद वो शूटर, वो सीआईए का शूटर मृत मिला था संदिग्ध परिस्थितियों, और ऐसा कोई विदेशी नागरिक मृत मिले ढाका में और उसको बिना पोस्टमार्टम के अमेरिकी दूतावास को सौंप दिया। सोचिए, बिना पोस्टमार्टम के। और तारिक रहमान ने अभी कहां बात की, मिलके रात में प्रोटोकॉल छोड़ के कहां गया था? अमेरिकी दूतावास। और कौन था उस समय? यूनुस। यूनुस भी उसके साथ था, और कोई अधिकारी नहीं था। अब देखिए, ये तो एक डॉट से एक बिंदु है। दूसरा क्या है, देखिए, उसके बाद मार्च 26 में एनआईए ने 6 यूक्रेनी नागरिक और एक अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया। आतंकी साजिश क्या, और इसकी भी सूचना, हाँ, भारत में किया गया। ये दिल्ली में किया गया, लखनऊ में किया गया, कोलकाता के हवाई अड्डे से भी किया गया, और ये बाहर भागने की फिराक में थे ये सब। और इनका ये था कि ये जो है, जो भारत विरोधी तत्व हैं, उनको ड्रोन वारफेयर की ट्रेनिंग देने आए थे ये। बिल्कुल। और एक जो अमेरिकी नागरिक है जिसका नाम है मैथ्यू वैन डाइक, ये खतरनाक ट्रेनिंग देने में या खतरनाक मिशन को अंजाम देने में इसको बहुत ही एक्सपर्ट माना जाता है। इन सब के विरुद्ध यूएपीए के तहत कार्रवाई हुई है, यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, एक तरह से आतंकवादी गतिविधियों में इनको गिरफ्तार किया गया। और इसके बाद देखिए क्या कह रहा है यूक्रेन दूतावास, ये गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है और यह रूस द्वारा दी गई गलत जानकारी पर आधारित। अब बताइए, इन सब की जो धुलाई हो रही होगी, जो 3rd डिग्री का टेम्परेचर चढ़ाया गया होगा इन पर, तो इन्होंने तो बहुत सारे राज सामने आए होंगे। बिल्कुल, बहुत सारे राज, ऐसे राज सामने आए होंगे। और उसके तार, क्या आपको लगता है संजीव जी कि उस राज के बाद उसके तार जो है वो बंगाल, बांग्लादेश, आईएसआई, नॉर्थ ईस्ट सबसे जुड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे जुड़ रहा है। और आपको बता दूं, आने वाले वक्त में शहबाज शरीफ और असीम मुनीरा फील्ड मार्शल, वो पाकिस्तान की यात्रा कर रहा है। बांग्लादेश के ब्यूरोक्रेट्स, सिविल ब्यूरोक्रेट्स और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स की ट्रेनिंग पाकिस्तान में हो रही है। एक भिखारी
दूसरे कंगले को ट्रेनिंग दे रहा है, बताइए। हम्म। और अभी देखिए, आज तक आपने देखा था कि किसी भी राज्य के जीत पर किसी अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कभी भारतीय प्राइम मिनिस्टर को बधाई दी हो? नेवर। हम्म। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी बिल्कुल। कि जब बंगाल इससे में पहले तो देखिए बहुत क्या सारे हुआ। राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, उस वक्त भी मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बिल्कुल उसमें किसी में ये जीत पर नहीं आया वहां से इस प्रकार से, वो नहीं। भी डोनाल्ड ट्रंप का। और डोनाल्ड जब ट्रंप का बंगाल आया। में भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो ट्रंप का संदेश आता है। तो अब क्या ये बिल्कुल। पूरा घटनाक्रम आखिर एक किस एक ओर जा रहा है? एक एक और डाउट है, एक और हम्म। बिंदु है। देखिए, कोई भी विदेश मंत्री और खास करके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएसए का आता है तो दिल्ली हम्म। आएगा, हम्म। पॉलिटिकल कैपिटल। भारत में तो एक ही बिल्कुल। कैपिटल है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल अलग है, कल्चरल कैपिटल अलग है, पॉलिटिकल कैपिटल हम्म। अलग है, जुडिशियल कैपिटल अलग है, जैसा साउथ अफ्रीका में। ऐसा भारत में हम्म। तो नहीं है। तो वो कोलकाता आया और हम्म। मिशनरीज ऑफ चैरिटी में गया। लेकिन सूचना हम्म। आ रही है कि रूबियो के आने से 2 दिन पहले हम्म। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के 2 रिप्रेजेंटेटिव ने कालीघाट में मुलाकात की। अब किससे मुलाकात की? खुफिया एजेंसी जाने, सरकार जाते। और हम्म। उसने मुलाकात का जो सब कुछ था, मलबा हम्म। दुख का या टेंशन का, वो सब रूबियो को बताया होगा जब रूबियो आया था। और हम्म। देखिए, रूबियो का दौरा इतना ठंडा गया। हम्म। जयपुर में देखिए, उसको एक आईपीएस रैंक का अधिकारी उसको विदाई देने आ रहा है। सोचिए, ऐसा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और रूबियो के बारे में यह कहा जाता है वो आगे चल के प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ सकता है। उसके हम्म। बावजूद भारत सरकार ने हाथ हल्का ही रखा। और हम्म। कहा यह जा रहा है कि उसने जितने भी ये खुफिया गुप्तचर पकड़े गए हैं, ये शूटर गुप्तचर, इन सबको छोड़ने की गुजारिश भी की। नहीं, आपने संजीव जी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि ये जो 58 के 58 विधायक जो पत्र लिखकर खास करके स्पीकर महोदय को दिया है कि अब उनके लिए अलग गुट का इंतजाम कर दिया, उनको अलग गुट बना दिया जाए, उस दौरान आपने कहा कि इनको ये सिर्फ टीएमसी से नाराज होकर के ही नहीं सिर्फ उधर अलग गुट बना रहे हैं, या उनको ममता बनर्जी से बहुत नाराजगी है या अभिषेक बनर्जी से बहुत नाराजगी है, सिर्फ उसी से नहीं, इनके ऊपर भी कुछ दबाव है कि अगर आप अलग गुट नहीं बनाते हैं और तृणमूल कांग्रेस के साथ रहते हैं तो फिर आपके ऊपर भी कार्रवाई की आंच आ सकती है। क्या आपको लगता है इसके बाद ये सभी विधायकों ने सोचा कि मेरा ना 3 में है ना 13 में है और मैं क्यों इसमें फंसने जाऊं? ना तो मेरा 3 के साथ संबंध है ना 13 के साथ संबंध है, ये ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी का मामला है, उसमें मैं क्यों फंसने जाऊं? और तभी इन लोगों ने अलग गुट बनाने का फैसला कर लिया। क्या आपको लग रहा है कि अब जो है ये कार्रवाई और तेजी से बढ़ेगी और इसकी जांच जो है, अब हालांकि एनआईए की एंट्री भी सुन रहे हैं कि बंगाल में हो गई है? देखिए, इस पर आपने सही आकलन किया है, वो सब मैटर है। अब मैं कुछ और डॉट्स कनेक्ट करता हूं। आपने बोल दिया, जो बोलना था आपने बोल ही दिया, उसका उत्तर भी आपने दे दिया कि वो हम्म। सारा कुछ ऐसा है कि जिससे विधायक बड़े डरे सहमे। हम्म। और उसमें मुस्लिम विधायक भी है, क्योंकि उनको पता है कि एक बार अगर एंटी नेशनल होने का ठप्पा लग जाए तो फिर हम्म। जीत नहीं मिलेगी, कभी पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाए, हम्म। जीवन भर जेल में सड़ना पड़ेगा या फांसी के फंदे पर झूलना पड़ेगा। हम्म। देखिए, उसके बाद क्या हुआ जब रूबियो गया यहां से, और हम्म। आज देखिए धमकी दे रहा है ट्रंप की भारत पर फिर से टैरिफ ज्यादा लगा देंगे 12.5। हम्म। देखिए, और यूरोपीय यूनियन की एक ऑफिसर आई पाकिस्तान में, और उसने कश्मीर पर दे दिया बयान, विवादित बयान दे दिया। सोचिए, जिस यूरोपीय यूनियन का भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिस यूरोपीय यूनियन को इतनी गालियां दी जेडी हम्म। वेंस ने, इतनी गालियां दी बिल्कुल। ट्रंप ने, ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की धमकी दी, हम्म। और ये फिर पलट गए, फिर ये पाकिस्तान के पक्ष में बोलने लगे। अब देखिए, चारों तरफ से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। शेख हसीना हम्म। का सत्ता पलटना,
इस साजिश का पहला कदम। और शेख हसीना जब भारत आई तो उन्होंने डोभाल साहब को सब कुछ बताया और तभी उन्होंने कहा था कि एक ये देश नया बनाना चाहते हैं, एक देश बनाना चाहता है अमेरिका और सीआईए, और उस देश और के माध्यम ये से इसके तार क्या संजीव जी उससे भी जुड़ रहा है क्या कि आपने बहुत पहले एक बयान सुना होगा शर्जिल इमाम का। और शर्जिल इमाम सोचिए कि वो बयान कितनी पुरानी वो बाइट है कि उस वक्त उन्होंने कहा था कि चिकन नेक को काटना होगा। अब ये शर्जिल इमाम के पास चिकन नेक को काटने वाली बात आखिर आई कहां से होगी? क्या इसकी प्लानिंग बहुत पहले से की जा रही है क्या? देखिए, जेएनयू में तो हैं बहुत सारे ऐसे, मैं कहूंगा कि असामाजिक तत्व तो हैं ही। हो सकता है उसको कहीं से कोई सूचना मिली हो, जेल में सड़ रहा है। और आप बताइए, ये देश की महानता देखिए, शायद उसकी बहन जज हिस्ट्री का एग्जाम पास करके जज बन गई है उसकी बहन, तब भी देश ने उसके साथ नाइंसाफी नहीं की, लेकिन वो चिकन नेक तोड़ने चला था। बताइए उसका क्या कहा जाए। लेकिन पूरा आप देखिए, डॉट्स कनेक्ट कीजिए, और जिस तरह से ममता बनर्जी ने कल उकसाने वाला बयान दिया, भारत की विदेश नीति में हस्तक्षेप किया, उससे ये लगता है कि उसने अंतिम दांव चला। और उसने क्या कहा है कल कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी बातें हैं। भाई बातें हैं तो तुम्हारे विधायकों के पास भी तो बहुत सारी बातें हैं, वो भी तो बोलेंगे। आज या कल तक जब उनको पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, रियल टीएमसी और जोड़ा फूल का सिंबल मिल जाएगा उनको, तो नहीं वो भी नहीं, तो बोलेंगे। अभी तक तो डर के चुप थे। आप सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप इसका मतलब बंगाल को पहले ही अलग करना चाह रही थी कि अगर आप प्रतीक को मानने से इनकार कर रही हैं, अशोक स्तंभ को मानने से इनकार कर रही हैं, इसका मतलब है कि आपको भारत के संविधान से कोई लेना देना नहीं है। इसका तो देखिए, क्लियर कट मैसेज है ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए स्टेट सिंबल हर राज्य का होता है, लेकिन वो सिंबल कभी भी अशोक स्तंभ से उसका रैंक बड़ा नहीं होता है। अशोक स्तंभ, आप जाइए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के लेटर पैड पे अशोक स्तंभ, किसी के अशोक स्तंभ, हर सरकारी मुहर में अशोक स्तंभ, हर सरकारी कागज में अशोक स्तंभ है। और वो तो छोड़िए, हम एक डाक में जो जाते हैं एक मनी ऑर्डर करने या चलिए स्पीड पोस्ट करने, उसमें भी आप देखिए अशोक स्तंभ का मुहर लगता है। वो हमारे देश का सिंबल है, नेशनल सिंबल, लेकिन उसने हटा दिया उस सिंबल को। सोचिए, और सारे डॉट्स कनेक्ट करिए, शेख हसीना का हटना, यूनुस का आना। जब ये हारने लगी, इसके हारने की खबर गई तो ढाका कांपने लगा, ढाका ढक 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 ढलने लगा। क्यों क्यों सारे जिहादी बाप बाप करने लगे? मुझे ये बताइए ना कोई। विदेश नीति तो भारत के साथ, सरकार के साथ है, वहां तो ऐसे ही बीजेपी है। तो फिर क्या ऐसा सपना था जो इनका टूटा? और फिर क्यों यूनुस ने और तारिक रहमान, जो दोनों विरोधी थे आपस में, अब फिर दोनों इसी से पता चल रहा है संजीव जी, अब इसी से पता चल रहा है कि ममता बनर्जी बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर क्यों नहीं कर रही थी। अब ये धीरे धीरे, अगर ये मान लिया जाए उस समय मुद्दा कुछ और भी हो सकता है कुछ और भी उनके पास परेशानी हो ट्रांसफर ना करने का, लेकिन अब तो धीरे धीरे ये सारी परतें खुल रही हैं और अब तो जो डॉट उनसे नहीं जुड़ने का वो डॉट भी उनके ऊपर जुड़ रहा है कि अगर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो अगर जमीन नहीं दे रही थी तो इसका मतलब था कि ममता बनर्जी उस प्लानिंग में शामिल है, उस प्लानिंग का हिस्सा है कि आप भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तभी तो आप उधर जा रहे हैं। इसका मतलब आप लीनियंट है बांग्लादेश की तरफ। हाँ बिल्कुल, देखिए वो बांग्लादेश की तरफ भी ले, शी इज वेरी सेल्फिश लेडी। उसका यह है कि ऐसा देश बने जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बने, ये उसका सपना था, ये था उसका ख्वाब बांग्ला के नाम। और कल तो उसने बोला कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं। अरे मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा रही है, कोलकाता में क्या नमाज नहीं पढ़ी गई? क्या भारत में किस हिस्से में नमाज नहीं पढ़ी गई? किस हिस्से में कुर्बानी नहीं दी गई? क्या भारत में किसी मुस्लिमों को दिक्कत है? तो कल इसने जानबूझ के मुद्दा क्यों उठाया कि मस्जिदों में जो है वो अजान पे, सब झूठ झूठ बातें बोलती है, सब झूठ झूठ बातें। और जो हताशा थी कल उसकी, आप देखिए, कल तो मैंने देखा उसकी हताशा, ममता बनर्जी, और हताशा थी उसकी
ऐसी हताशा थी कि वो क्या बोल रही थी उसे खुद ही पता नहीं। और वो कह चलिए। रही थी कि हमें ध्वस्त करना चाह रहे हैं अमित शाह जी, साफ बोल रही थी हमें ध्वस्त करना। अरे तुम्हारे पाप ऐसे हैं, उस पाप के बोझ के तले दब गई टीएमसी। आज आज तो एक और और बयान आ गया है शायद ममता बनर्जी का कि वो तब तक नहीं मरेंगी जब तक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा नहीं देंगी। देखिए, मरता आदमी तब नहीं है जब उसकी आत्मा निकल जाती, हम्म। मरता तब है आदमी जब उसकी आत्मा बिक जाती। हम्म। ये चलिए संजीव आत्मा जी, बिक जाती है। जिस जिस देश ने उसको मुख्यमंत्री, वो बहुत ही गरीब परिवार की थी प्रवीण, उसका बाप बहुत गरीब था, खाने के लाले थे। उसके बावजूद बंगाल की जनता ने उसको जिता कर दिया। उसके नारे क्या, जय बांग्ला, भारत का माता की जय कभी नहीं बोलती थी, जय बांग्ला, मां माटी मानुष, ये सब बांग्लादेश के नारे। और शेख हसीना जब मुंह खोलेगी तो बहुत सारे राज निकलेंगे। उसको भी पता है, उनको भी पता है। और ये जितने उसके चट्टे बट्टे हैं, ये सब जब बांग्लादेशी भाग रहे हैं तो उनको बड़ी पीड़ा हो रही है। अरे भाग रहे हैं, हर दिन भाग रहे हैं, हर दिन भाग रहे हैं, देख लो नजारे। और क्या पता उसको, उन सब बांग्लादेशियों को एक मैसेज मिल गया हो कि लौट जाओ, प्लान फेल हो गया। संजीव जी, अब मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से ये अपील करना चाहूंगा कि आप राजनीति से इतर इसकी थॉरली जांच कराइए। इसको पूरी तरीके से, इसकी एनआईए जांच हो, इसकी सीबीआई जांच हो, इसकी जो भी जांच आपको करानी हो, जितनी भी एजेंसियां हैं उन सारी से जांच कराइए और इसके तह तक जाइए कि आखिर ये पूरा क्या प्लान हो रहा था, किस प्लानिंग के तहत आखिर बॉर्डर फेंसिंग नहीं हो रही थी। ये सब सभी जांच का विषय है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से अपील करना चाहूंगा कि आप राजनीति इसमें बिल्कुल मत देखिए, आप जांच कीजिए, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ों के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।